जय हिंद दोस्तों। आखिर एक जवान अपने काम के लिए जान क्यों गंवा देता है? वो नहीं शरीर को देखता है, ना समय को देखता है, भूख प्यास त्याग करके इतना डेडिकेटेड कैसे हो सकता है? और जब उसका जो डेडिकेशन है उसमें भले उसका कोई बाजू कट जाए या वो बलिदानी हो जाए, उसके बाद जो संघर्ष होता है, उसकी पेंशन के लिए, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, उसके मान सम्मान के लिए, तो अब सरकार उसको नहीं दे पा रही है और सरकार उसके इस त्याग और बलिदान को सिरे से खारिज क्यों कर रही है? और ये लेख लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा साहब ने। कहें कि एक सैनिक क्या मांगता है? सम्मान, आदर, गरिमा का व्यवहार किया जाए। जब वो घायल हो जाए या उसकी जान चली जाए तो उसके परिवार की देखभाल ये देश करे, और यही सैन्य अनुबंध कहा जाता है और यही अटूट विश्वास होता है। क्या ये विश्वास टूटता जा रहा है? क्या ये विश्वास कमजोर होता जा रहा है? क्यों मैं ये कह रहा हूं कि सैनिक घायल होते हो, सैनिक अपना काम कर रहा है, वो आप देख सकते हो कि कल मात्र चंद घंटों में एक वैली ब्रिज खड़ा किया, वहां पर लोहे से जूझ रहा था एक सैनिक। एक नहीं, हजारों सैनिक जूझ रहे थे, किसी को रेस्क्यू कर रहे, कंधे पर रखकर, पानी में है, गिर रहे हैं, और वो एक अग्निवीर शहीद हो जाता है। और इसमें आप कहते हो कि भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद है, क्योंकि वो अपना जी जान लगाकर काम कर रहे हैं, खाने का ब्रेक नहीं कर रहे हैं, चैलेंज सामने स्वीकार करते हो, फिर भी कहते हैं भारत माता की जय। एक इस तरीके से डेडिकेटेड सोल्जर, इस तरीके की एक संस्था, उसके अंदर काम करने वाले वॉलंटियर्स कहूंगा, वॉलंटियर देशभक्त कहूंगा, उनको रिटायरमेंट के बाद अपने डिसेबिलिटी पेंशन के लिए AFT में जाना पड़े, या विधवा पेंशन के लिए AFT में जाना पड़े, या पुलिस उन्हें मारती है, पीटती है, धक्का देती है, उसके लिए न्याय के लिए उन्हें न्यायालय में जाना पड़े, तो कितने शर्म की बात है। और यही दर्द लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा साहब ने कहा है कि ये आखिर देश को क्यों समझ में नहीं आ रहा है। और यहां पर हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर की बात कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों पर भरोसा करना चाहिए। जिस प्रकार पॉजिटिव स्ट्राइक किया है वह दिखाता है कि एक विजन, लंबी तैयारी और कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी मिशन सफल नहीं हो सकता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर दिखने में तो केवल कुछ दिनों का युद्ध और भारत की विजय तथा पाकिस्तान की पराजय की कहानी यह लगती है, लेकिन उसके पीछे वर्षों की रणनीतिक तैयारी और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की एक लंबी भूमिका रही है। जैसे कोई एथलीट दौड़ में कुछ सेकंड में जीत हासिल कर लेता है, लेकिन उसके पीछे महीनों सालों की उसकी कड़ी मेहनत होती है, वैसे ही हमारी फोर्सेज ने अपनी वर्षों की तैयारी, कड़ी मेहनत और स्वदेशी उपकरणों के साथ चुने हुए लक्ष्यों को प्रभावित किया है। साथियों, वर्षों की तपस्या रंग लाती है। पोखरण 1998 का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है, उसके बाद जो प्रतिबंध और चुनौती हमारे सामने आई थी, उसे हमने अपनी स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट, राडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन के माध्यम से पार किया है। यह केवल हमारी सैन्य क्षमता की ताकत ही नहीं दिखाता, बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आज पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत महज कुछ ही मिनटों में दुश्मन को मात दे सकता है। लेकिन मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि ये आइसोलेटेड एफर्ट्स नहीं है, ये सब एक ज्वाइंट और इंटीग्रेटेड विजन का हिस्सा है। हमारा मकसद यह है कि भारत की डिफेंस आर्किटेक्चर किसी अनसर्टेन फॉरेन इंटरफेरेंस पर डिपेंडेंट न रहे, बल्कि हमारे अपने लोगों की कैपेबिलिटीज पर यह पूरी तरह से आधारित हो। यह हमारी कोशिश है। इसके लिए हमने इंडस्ट्री और एकेडमिया को भी एक्टिवली इंगेज किया है। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और दूसरे बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ हम कई रिसर्च इनिशिएटिव्स भी चला रहे हैं। इसके लिए आर्म फोर्सेस की इंडिजिनस रिसर्च और डेवलपमेंट बजट को भी बढ़ाया गया है। इसको और अधिक बढ़ाने पर हम गंभीरतापूर्वक इस समय विचार कर रहे हैं। साथियों, इसके अलावा हम आईडेक्स प्लेटफॉर्म्स पर भी इंडस्ट्रीज की एक्टिव पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। आईडेक्स स्कीम ने थोड़े ही समय में हमारे डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में
क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। हम सब जानते हैं कि हमारे युवा कितने इनोवेटिव हैं, कितने मेहनती हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए कि अब तक उन्हें कोई ऐसा मंच ही नहीं मिला था कि वह डिफेंस सेक्टर में ऐसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा दे पाए। सामर्थ्य होने के बावजूद केवल मंच की कमी होने के कारण हमारे युवाओं की प्रतिभा निखर कर सामने नहीं आ पाती थी, लेकिन अब स्थितियां काफी हद तक बदल चुकी हैं। जब सैनिकों पर भरोसा करना चाहिए, सैनिक अंतिम सांस तक लड़ रहा है और उन्होंने तमाम चीजें कही। ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था के संरक्षण और सुरक्षा का स्तंभ है। यदि आप आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हो तो आपकी सुरक्षा यानी आर्मी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो, लेकिन आखिर कौन लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, रिटायरमेंट के बाद इनको भुला दिया जाए या इन्हें कुछ देना हो तो भुला दिया जाए। तो ये देश की कैसी नीति है? आखिर किन लोगों से हमारी लड़ाई है? आखिर किन लोगों की लड़ाई है? आप समझ सकते हो कि बहुत सारे मामले इन्होंने कष्ट और दुख व्यक्त किया कि 6500 से ज्यादा अधिक मामले यानी उन्होंने कहा है वो पालन नहीं कर रहे, एमओडी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, और वो डिसेबिलिटी पेंशन के पैसे के संबंधित मामले। अब बताओ, सैनिक काम करे, अपना शरीर बचाए, शरीर में चोट लगेगी तो इतने कागज चलेंगे, उसको उसकी चोट का मुआवजा नहीं मिलेगा। जब इस तरीके का दुख दर्द उन्होंने कहा, और तमाम ऐसे मामले हैं, उन्होंने कहा कि 300 से ज्यादा याचिकाएं खारिज की गई। अब याचिकाएं कौन सी खारिज की गई? वो याचिकाएं जो एएफटी हमारे फेवर में डिसीजन देता है, आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, जो कि सेना के लिए बना है, सैनिकों के लिए बना है, चाहे अधिकारी हैं, जेएसयू जवान हैं, विधवा हैं, वीर नारी, उनके लिए बना है। अब उनके पक्ष में न्याय देता है तो एमओडी इंप्लीमेंट नहीं करती। इंप्लीमेंट न करने के बाद याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट एक कहता है कि इनके ऊपर रहम करो, दया करो, ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है और आपके लोग हैं, आप इन्हें पेंशन नहीं दे पा रहे। अब बहाना बनाया जाता है कि डिसेबिलिटी पेंशन में शोषण बहुत होता है, लोग अपनी मनमानी से लाइफस्टाइल डिजीज या कई बहाना बना के लेते हैं। तो वो आपका विषय, एक गलत काम कर रहा है तो सबको सजा मत दीजिए, ये सेना का रूल नहीं है, ये पैसे और एक न्याय की बात है। फिर भरोसा उड़ जाएगा सैनिकों को इस व्यवस्था के ऊपर, और देने वाला यदि कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो, वित्त मंत्रालय हो, तो मैं समझ सकता हूं हमारी खुद की एमओडी ऐसे करती है। इसीलिए हमारे जनरल डीएस हुड्डा साहब ने एक दर्द बयान किया, मैं इसको दर्द कहूंगा, कि रिटायर होने के बाद उन्हें अग्रिम मोर्चों पर लड़ाई लड़ने वाला शख्स जब अदालत में लड़ता है तो कितना कष्ट होता है, उसकी विधवा अदालतों में जाती तो कितना कष्ट होता है, क्या शोषण होता है। मान लो कि एफटी में उसको निर्णय मिल जाता है, फिर उस निर्णय को लागू न करने तो कितना कष्ट होता है, उसके बाद उसको घसीटा जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, फिर कितना दर्द होता है, उसका समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, शोषण हो रहा है इस पर क्या ये देशभक्ति है? क्या आप अपने सैनिकों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते जहां पर वो आपके ऊपर अटूट विश्वास करें? अरे आपका काम है कि क्या सही है क्या गलत है, यानी सैनिकों में दृढ़ संकल्प होता है, उनका कर्तव्य उनकी कठिनाइयों से कहीं ज्यादा, यानी सामने आने वाली कठिनाई नहीं लगती, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि मैंने 10 घंटे में ये वेली ब्रिज खड़ा करना है। उन्हें भूख नहीं लगेगी, शरीर लग रहा है, चोट हो रही, कुछ नहीं, लेकिन वो साबित कर रहे हैं आपके सामने। जहां पर कहा जा रहा है यही प्रशासनिक किसी को एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाता तो महीने, 2 महीने, 4 महीने लगते हो, यहां चंद घंटों में आपको करके दिखाए, तो आपको कितना बड़ा प्रूफ चाहिए? सैनिकों को मरने के बाद भी आप कह रहे हो उसकी शहादत पे भी आपको क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देश अभी ऑपरेशन सिंदूर में माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इसका जिक्र कर रहे हैं, रक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, रक्षा राज्य मंत्री जी भी कह रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी कह रहे हैं, जनता भी कह रही है, फिर समस्या किसको है? समस्या किसको है? कहां समस्या आ रही? क्या पैसे नहीं है? आप कह दो उदारता से कि पैसे नहीं है, कह दो उदारता से कि पैसे नहीं है, और नेता यदि अपनी पे पेंशन छोड़ें तो जवान भी छोड़ देंगे। जवान भी बहुत कम है, क्योंकि जवानों को गुजारा करना आता है, जवान रोटी चटनी से भी काम चला लेंगे। जवान को जो ट्रेनिंग है ना, जमीन पर भी सो करके काम निकालते हो, सोते भी जमीन पे, एक टाइम थोड़ा पानी और थोड़ा खाना शक्कर पारे से भी जीवन गुजार लेंगे। लेकिन आप थोड़ा त्याग करके देखिए, आप अपना कुछ छोड़ के देखिए, आप आलीशान सुविधाओं में रहते हो, आपको ट्रेन से लगाकर जहाज तक फ्री है, आपको खाने से पीने से सब चीजें फ्री है, और इस माहौल में रहते हो जहां जाते हो हजारों लाखों की नकली भीड़ होकर आपका स्वागत करती हो और आप अपनी पीठ थपथपाते हो कि आप बहुत बड़े लोकप्रिय नेता हो। लोकप्रिय आज सेना है, आप नहीं हो। आप पर तो भरोसा ही लोगों का उठ गया है, लेकिन ये जबरदस्ती एक प्रजातंत्र सिस्टम बना हुआ है कि नेता हावी है। नहीं, नेताओं की कथनी करनी और बात में और चरित्र में कितना चीजें सब जनता बहुत कुछ देख रही है।
जनता देख रही हो, यही दर्द उन्होंने कहा है। एक एक एग्जाम्पल दिए, एक एक अधिकारी का, एक एक जवानों का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा है, कितनी अच्छी बातें कही हैं कि सेना ने सभी सदस्य स्वीकार करते हैं कि उन्हें कानूनी तौर पर ऐसी परिस्थितियों में जाने का आदेश दिया जा सकता है जिसमें न केवल उनकी मृत्यु हो सकती है और उनके अंग कट सकते हैं। सैनिक सेवा का मूल स्वरूप जीवन लेने की क्षमता नहीं है। हालांकि मरना नहीं कोई चाहता, लेकिन मरने के लिए तैयार रहता है। उन्होंने कहा, आतंक विरोधी हो, वेदर कंडीशन हो, कहां पर क्या समस्या नहीं हो सकती, तोप के गोले आ रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन क्यों सरकार सेना को इतने हल्के में ले रही है जब उनको डिसेबिलिटी पेंशन का मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या सवाल है? जरूर प्रतिक्रिया चाहता हूं कि जब लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने 2 पेज का एक लेख लिखा, जब हमने पढ़ा, इसमें से चुनिंदा चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। आज के माहौल में रक्षा मंत्री जी क्या गुणगान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या गुणगान कर रहे हैं, कथनी करनी में क्या फर्क है, लेकिन सेना अपना ईमानदारी से 100% काम कर रही है। बाकी क्या कर रहे हैं? बल्कि हमारी इकोनॉमी को सशक्त बनाने और उसके भविष्य को सुरक्षित रहने वाला स्तंभ भी यह बन चुका है। यह केवल लोगों की सुरक्षा, जमीन की सुरक्षा या बॉर्डर्स की रक्षा भर नहीं है, बल्कि हमारी पूरी इकोनॉमी के संरक्षण और सुरक्षा का भी जिम्मेदार यह सेक्टर बन रहा है। साथियों, आज के समय में डिफेंस सेक्टर जॉब्स क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और हाई इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एक महत्वपूर्ण और बड़ा जनरेटर है। भारत में लाखों लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एलाइड इंडस्ट्री से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि कुछ समय पहले तक तो डिफेंस सेक्टर में किए गए इन्वेस्टमेंट को ओवरऑल इकोनॉमी का हिस्सा तक नहीं माना जाता था। इसे मात्र नेसेसरी एक्सपेंडिचर के तौर पर ही देखा जाता था और सिक्योरिटी पर हुए इन्वेस्टमेंट का कोई इकोनॉमिक असेसमेंट भी नहीं होता था। लेकिन आज कैपिटल और टेक्नोलॉजी के बड़े वेक्टर के रूप में डिफेंस एक एक्सपेंडिचर का विषय नहीं रहा है, बल्कि अपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के कारण यह इकोनॉमिक्स का विषय बन चुका है, जिसे हम डिफेंस इकोनॉमिक्स का टाइटल दे सकते हैं। साथियों, जिस प्रकार से ऑटोमोबाइल या आईटी सेक्टर अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, उसी तरह डिफेंस सेक्टर भी आज एक ग्रोथ मल्टीप्लायर की भूमिका निभा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर का योगदान भी लगातार यह बढ़ता जा रहा है। यह केवल नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस के दृष्टिकोण से भी एक गेम चेंजर है, ऐसा मैं मानता हूं।